डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने पार्थेनोजेनेसिस की परिभाषा और सामान्य जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो में हम पार्थेनोजेनेसिस के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना निषेचन के केवल अंड कोशिका द्वारा ही आगे भ्रूण का परिवर्धन करना या विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है, यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक है, ये दो प्रकार का हो सकता है, अगुणित या द्विगुणित। अगुणित प्रकार का जो पार्थेनोजेनेसिस होता है एनेरोटोपी कहलाता है। इसमें केवल और केवल नर ही विकसित होते हैं, जबकि दूसरा जो प्रकार है द्विगुणित, उसमें मादा जीव विकसित होते हैं और इसको हम थाइलेटोपी भी कहते हैं। अब आता है कृत्रिम अनिषेक जनन। कृत्रिम अनिषेक जनन का सर्वप्रथम अध्ययन 1847 में बोर्सियर नामक वैज्ञानिक ने रेशम कीट के अंडों पर उन्होंने अध्ययन किया था और धूप में रख करके बिना निषेचन के उसने अगले जो भ्रूण के विकास की क्रिया हैं उनको प्रेरित किया था। सामान्यतः कई प्राणियों में तो एक या दो लैंगिक पीढ़ियों के अंतराल से अनिषेक जनन द्वारा प्रजनन होता है। यह अनिषेक जनन उनके जीवन चक्र का अनियमित तथा स्थापित प्रकार के प्रजनन का तरीका होता है, परंतु कई प्राणियों में बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अनिषेक जनन प्रेरित किया जा सकता है। इसे कृत्रिम या प्रेरित अनिषेक जनन कहते हैं। सर्वप्रथम बोर्सियर ने रेशम के कीट के अंडों पर इसका अध्ययन किया था और उन्होंने देखा कि रेशम के कीट के अंडों को अगर धूप में रख दिया जाए तो उनमें बिना निषेचन के भी विकास की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसा संभवतः सूर्य टिकोमिरोफ ने यह बताया कि यदि अनिषेचित अंडों को धीरे धीरे रगड़ा जाए या उन्हें कुछ समय के लिए गंधक के तेजाब में डुबोया जाए तो उन्हें विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह 1896 में हर्टविग ने समुद्री अर्चिन के अंडों के बारे में यह बताया, यदि इन अंडों को स्ट्राइकिन के तनु घोल में डुबाया जाए तो उनमें विकास की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। इसी प्रकार मॉर्गन तथा मीड ने भी बताया, यदि सी अर्चिन के अनिषेचित अंडे को लवणीय विलयन में या सांद्र समुद्री जल से उपचारित किया जाए तो विकास की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लोएब ने भी समुद्री अर्चिन के अनिषेचित अंडों को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से उपचारित कर उसमें लार्वा तक विकसित करने में सफलता प्राप्त की। अब तक कई प्राणी समूह जैसे कि एनेलिडा, मोलस, इकेनोडर्म्स, एम्फीबियंस, पक्षियों तथा कई स्तनधारी प्राणियों में कृत्रिम अनिषेक जनन का अध्ययन किया जा चुका है, परंतु इनमें से कुछ ही प्राणी परिपक्व अवस्था तक पहुँचते हैं। अधिकांश प्राणियों में अनिषेक अंडे केवल ब्लास्टूल या गैस्टूल अवस्था तक ही विकसित हो पाते हैं। अब बताया कि कृत्रिम अनिषेक जनन को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं या स्टिमुलेंट कौन कौन से हो सकते हैं। सामान्यतः अंडों में शुक्राणु का प्रवेश ही उसके विकास के लिए प्रेरित करता है, परंतु कृत्रिम रूप में भी विभिन्न उद्दीपनों द्वारा अनिषेचित अंडों को विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। ये उद्दीपन जो अंडों का बिना निषेचन के विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं उन्हें अनिषेक जननिक कारक यानी कि पार्थेनोजेनेसिस एजेंट कहते हैं। तथा ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इनको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, भौतिक एवं
रासायनिक उद्दीपन। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे भौतिक उद्दीपन। विभिन्न भौतिक उद्दीपनों द्वारा अनिषेचित अंडों को कृत्रिम रूप से विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये कौन कौन से कारक हो सकते हैं? यदि अनिषेचित अंडों को महीन सुई से छेद दिया जाए तो हम उसमें अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अनिषेचित अंडों को उच्च या निम्न ताप में रख दिया जाए तो भी हम उस क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। इसी प्रकार अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनको प्रकंपित यानी सेक किया जाए तो भी हम अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। प्राशन दाब में वृद्धि करके भी हम अनिषेचित अंडों को विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विद्युतीय झटके इलेक्ट्रिक शॉक देकर भी अनिषेचित अंडों को विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब आता है रासायनिक उद्दीपन। अनिषेचित अंडों को विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा कृत्रिम रूप से उपचारित कर विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये रसायन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उदासीन लवण। पहला आता है उदासीन लवण यानी न्यूट्रल साल्ट। इसके अंतर्गत पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वीक एसिड, वीक क्षार, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड, ये इस प्रकार के कुछ ऐसे उदासीन साल्ट हैं जिनका उपयोग करके हम पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया को कृत्रिम रूप से प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि अंडे के अगले विकास के लिए हम उसको प्रेरित कर सकते हैं, उद्दीपित कर सकते हैं। दूसरा प्रकार आता है कार्बनिक अम्ल। कई ऐसे कार्बनिक अम्ल होते हैं जो भी अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित करने में सक्षम होते हैं, जैसे ब्यूटारिक एसिड है, ओलिक एसिड है। ब्यूटारिक एसिड, ओलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये एक प्रकार के वीक एसिड है, कार्बनिक अम्ल होते हैं। इनका उपयोग भी अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित करने में उपयोग किया जा सकता है। नंबर थर्ड, विषाविलायक पदार्थ, फैट सोल्यूबल सॉल्वेंट जो रहते हैं उनका उपयोग करके भी हम कृत्रिम अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे टोलुइन, ईथर, एसीटोन, बेंजीन एवं एल्कोहल आदि के द्वारा भी इन रसायनों का उपयोग करके हम कृत्रिम अनिषेचन की क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। अन्य एवं अधिसांद्र समुद्री जल, विदेशी रक्त सीरम, क्लोरोफॉर्म, स्ट्राइकनिन, यूरिया, सुक्रोज आदि के प्रयोग के द्वारा भी कृत्रिम अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित आसानी से किया जा सकता है। नंबर थर्ड पे आता है विकिरण उद्दीपन द्वारा, यानी कि भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया। अब आता है रेडिएशन के द्वारा भी हम अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। इसमें से कुछ विशेष प्रकार की किरणें जैसे कि पराबैंगनी किरणें तथा रेडियम से निकलने वाले किरणें भी अनिषेचित अंडे को विकास के लिए प्रेरित करती हैं। शुक्राणु के प्रवेश द्वारा उद्दीपन, यानी स्टिमुलस बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। यदि किसी एक प्रजाति के अंडे में दूसरी प्रजाति के शुक्राणु का प्रवेश कराया जाए तो अंडा बिना शुक्राणु के केंद्रक से संगलित हुए ही शुक्राणु के प्रवेश मात्र से ही विकास की क्रिया आरंभ कर देता है। यानी कि दो अलग अलग जातियों के अंडाणु और शुक्राणु ले लिए जाएं और उनको आपस में संकलित किया जाए, क्योंकि दोनों फ्यूज तो नहीं होंगे, लेकिन जो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आएगा और कॉर्टिकल रिएक्शन होगी तो उस अभिक्रिया के कारण ही उसमें कई प्रकार के सक्रिय परिवर्तन आएंगे और अंडाणु का आगे का जो विकास है, भ्रूणीय विकास, उसकी क्रिया को प्रेरित उसके द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक एनिलिड प्राणी के शुक्राणु को किसी इकाइन ऑर्डर में प्राणी के अंडाणु में प्रवेश कराया जाए तो अंडाणु शुक्राणु के केंद्र से संगलित हुए
बिना ही विकसित होना प्रारंभ कर देता है। अब आता है एनिसेक जनन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। जंतु जगत में एनिसेक जनन के महत्व को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला एनिसेक जनन के लाभ और दूसरा एनिसेक जनन से हानि। एनिसेक जनन के लाभ, इससे कई प्रकार के हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि प्रजनन का तरीका। कई प्राणियों में एनिसेक जनन प्रजनन का एक सुस्थापित तरीका है। यह लैंगिक जनन की तुलना में प्रजनन का सरल तरीका है। जब लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन नहीं हो पाता है तो यह जाति को बनाए रखने का तरीका होता है। शीघ्र प्रजनन एवं उच्च गुणन का तरीका, ये इसका दूसरा महत्व है। ग्रीष्म ऋतु में एफिड की मादाएं द्विगुणित एनिसेक जनन द्वारा प्रजनन कर तेजी से गति कर अपनी संतति का विकास करती है। जीन्स के लाभकारी संयोजनों को बढ़ावा। एनिसेक जनन में गुणसूत्रों का पृथक्करण या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, अतः उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न लाभकारी जीनी संयोजन पीढ़ी ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस तरह एक बार लाभकारी जीन संयोजन स्थापित होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का आनुवंशिक संयोजन नहीं होता है। तो जो पैतृक जो जीन संयोजन होता है वो के वो ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीन्स के हानिकारक संयोजनों का विलोपन। उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी परिवर्तन तथा उनके जीनी संयोजन सदैव लाभकारी नहीं होते हैं। कई बार ये जीनी संयोजन हानिकारक भी होते हैं। वे हानिकारक उत्परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण द्वारा स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि इन उत्परिवर्तनों के कारण प्राणी अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है और वह मर जाता है, अतः पीढ़ी से उसका विलोपन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें विभिन्नताओं का विलोपन हो जाता है। एनिसेक जनन द्वारा उत्पन्न में सभी लक्षण अपने पैतृक प्राणियों के तरह ही होते हैं। ये न केवल आनुवंशिक रूप से अपितु आकारिक रूप में भी पैतृक प्राणियों के समान ही होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन के समान गुणसूत्रों का आदान प्रदान नहीं होता है और न ही नए जीनी संयोजनों का समावेश होता है। संकरण से संबंध, रिलेशन टू हाइब्रिडाइजेशन। जब दो जाति के प्राणियों के मध्य संकरण होता है तो उत्पन्न संकर प्राणी के गुणसूत्र आपस में मेल नहीं खाते, अतः युग्मक जनन के समय उनके जोड़े नहीं बन पाते हैं। युग्मक जनन के समय गुणसूत्रों के जोड़े वे न बन पाने के कारण उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है तथा युग्मकों का निर्माण नहीं हो पाता है। इस अवस्था में संकर प्राणी में लैंगिक जनन नहीं हो पाता है। ऐसे प्राणियों में एनिसेक जनन ही प्रजनन का एकमात्र उपाय होता है। नेक्स्ट आता है लिंग निर्धारण के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रमाण। मधुमक्खियों में अगुणित एनिसेक जनन द्वारा केवल नर प्राणी ही उत्पन्न होते हैं तथा फाइलोक्सेरा में द्विगुणित एनिसेक जनन द्वारा केवल मादा प्राणी ही उत्पन्न होते हैं। एनिसेक जनन में मैथुन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, अतः प्राणी को अनावश्यक रूप से अपने प्रजनन योग्य साथी जो खोज में ऊर्जा का व्यय नहीं करना पड़ता है, अतः संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग भोजन ढूंढने, भोजन ग्रहण करने एवं प्रजनन करने में लगा सकता है। ये तो हो गए थे इसके लाभ। अब आता है एनिसेक जनन की हानियाँ, यानी कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। क्या क्या इससे हानियाँ हमें हो सकती है। पहला, एनिसेक जनन से
सबसे पहले हानि तो यह है कि यह पॉपुलेशन में नए आनुवांशिक संयोजनों को प्रेरित नहीं करता है, यानी पैतृक के अंतर्गत जो लक्षण होते हैं, जो जीनीय संरचना होती है, वो ही संततियों में आगे स्थानांतरित होती है। इस प्रकार उनमें नए संयोजन स्थापन नहीं होते हैं। इस कारण अनैसर्गिक जनन द्वारा उत्पन्न प्राणी जीवन संघर्ष में सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरा, अनैसर्गिक जनन द्वारा उत्पन्न प्राणियों में अनुकूलता की कमी पाई जाती है, अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों में वे अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, अतः इसके विलोपन के अवसर बढ़ जाते हैं। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद प्राणियों में लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है, इसलिए कई प्राणियों में चक्रीय अनैसर्गिक जनन पाया जाता है।